तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि हमारी पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 2 का पार्ट 1 है। और इसके अंदर हमारे बहुत सारे डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, लाइक हमारा हाइपरटेंशन हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलर हो गया, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो गई, और उसी के अंदर हमारा यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, और ऐसे करके बहुत सारे हमारे डिसऑर्डर्स हैं। तो सभी को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अपने इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर्स को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। एंड यहाँ पे देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं। देखो, अगर आप ये वीडियो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहने वाली है। लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आप लोग को एकदम बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सारी बातें आप लोग को इस वीडियो में कवर मिल जाएंगी कि कैसे आप लोग को यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर कैसे लिखना है। क्योंकि यहाँ पे देखो, पर्सनली मुझे इस तरह की वीडियो बनाना पसंद नहीं है, बट यहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाएं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा रेफरेंस बुक वगैरह का सहारा नहीं लिया है, ठीक है। काफ़ी सिंपल सी नोट्स है और इफ़ेक्टिव नोट्स है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। तो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, या फिर नहीं टाइम है तो मत बैठो। यहाँ पे नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना, और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, तो इसके अंदर हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है। देखो, जैसे कि जो भी हमारे कार्डियोवास्कुलर में क्या आ जाता है, हमारा मेनली हार्ट आ जाता है। तो हार्ट से रिलेटेड हमारी जितनी भी बीमारियाँ हैं तो वो किस तरीके से होती हैं, उनके पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं, उन्हीं सब के बारे में हमें जो है इस वाले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा अपने हार्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। अब देखो, अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो हम लोगों ने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में कवर कर दिया था। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और हार्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होंगी, और नहीं पता होंगी तो कुछ बेसिक तो हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे, बट डिटेल में जानना है तो ये वीडियो आप लोग देख लेना। बाकी देख लेना, अगर नहीं पता है तो देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हार्ट के बारे में ही आप लोग को पढ़ना है तो पता तो होना ही चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को पता है, थोड़ा सा रिकॉल करना है तो यहाँ पे रिकॉल हो जाएगा। लाइक अगर हम लोग बात करें तो द ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अ सिस्टम। देखो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मेनली हमारे हार्ट आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं और हमारा ब्लड आ जाता है, ठीक है। अब मेनली देखो, यहाँ पे हार्ट करता क्या है। हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स सर्कुलेट्स द ब्लड टू होल बॉडी। देखो, जो हमारा हार्ट है वो हमारा ब्लड किस में पंप करता है, हमारे ब्लड वेसल्स में करता है। और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, हमारे पूरे ब्लड को जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, ठीक है। जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे हार्ट की बात करें तो देखो, ये होता है हमारा हार्ट का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो, हार्ट हमारा क्या होता है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, और हमारे सबसे मेजर ऑर्गन होता है किसका, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। अभी जितनी भी डिजीज हम लोग पढ़ेंगे वो सारी हमारी इसी हार्ट और इस ब्लड वेसल्स से ही रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपने हार्ट के स्ट्रक्चर की कुछ बेसिक बातें करें तो यहाँ पे देखो, आप लोग को जो है टॉप और हमारे डाउन में देखने को मिलती है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। तो यहाँ से क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जितना आप कह सकते हो कि इम्प्योर ब्लड होता है, वो हमारा इसके थ्रू कहाँ आता है, हमारे राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम से हमारा राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड है वो हमारा कहाँ जाता है, पुलमोनरी आर्टरी में। और पुलमोनरी आर्टरी हमारे ब्लड को भेज देती है लंग्स के पास। देखो, यहाँ पे कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। अब लंग्स क्या करता है, लंग्स हमारे उस ब्लड को प्योर कर देता है, और प्योर करके हमारा देखो कहाँ से भेजता है, हमारे पुलमोनरी वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट में वापस भेज देता है। और ये देखो, ये 1 2 3 4 पुलमोनरी वेन्स के थ्रू जो हमारा लंग्स है वो हमारे ब्लड को वापस भेजता है। और वापस कहाँ आती है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा जाता है, देखो ये हमारी होती है ऑल्टा, तो ऑल्टा में जाता है। और ऑल्टा से फिर हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि प्योर फॉर्म में होता है, वो हमारा जो है ऑल्टो की जो भी ओपनिंग्स होती हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 ऊपर की तरफ है और एक हमारा ये नीचे। तो इस तरीके से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। अब अगर आप लोग को बेसिक पता थे तो आई होप कि रिकॉल हो गया होगा, और अगर बेसिक भी नहीं पता थे तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का लेक्चर आप लोग जरूर से देख लेना। ये 30 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस चैप्टर को समझने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में, यानी कि ये देखो, ये जो हार्ट की वॉल है तो ये यहाँ पे 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी पेरिकार्डियम, और उसके नीचे होती है हमारी मायोकार्डियम, एंड उसके नीचे होती है हमारी एंडोकार्डियम, यानी एंडोकार्डियम हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ये थी हमारे हार्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक है। और चैम्बर्स की बात करें तो हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं, लाइक हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो, ये होते हैं हमारे 4 चैम्बर्स।
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो राइट साइड में हमारे क्या होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट में हमारे क्या होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऊपर हमारे एट्रियम होते हैं, नीचे हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं। सो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, आप लोग काफ़ी आसानी से समझ सकते हो। सो अब हम लोग यहाँ पे मेनली बात करते हैं अपने कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के बारे में, ठीक है, यानी जिसके बारे में मेनली हमें पढ़ना है। सो यहाँ पे देखो क्या है, द डिजीजेज और डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर टर्म्ड एज कार्डियोवास्कुलर डिजीज। यानी कि जो भी बीमारियाँ हमारे जैसे कि हमारे हार्ट से रिलेटेड होती हैं, जैसे हार्ट में हमारे कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर हमारी ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो वो जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आ जाती हैं। अब इसमें हमें बेसिकली देखो पढ़ना क्या क्या है, हमें पढ़ना है अपना हाइपरटेंशन, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर, और उसके बाद हमें पढ़ना है हमारे इस्केमिक हार्ट डिजीज। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो ये जो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, और जो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो ये सारे हमारे इस इस्केमिक हार्ट डिजीज के ही पार्ट हैं। भले आपके सिलेबस में अलग से दे रखें, बट ये तीनों यहाँ पे बिल्कुल हमारे इसी का पार्ट है, या फिर कह सकते हो तीनों हमारे लगभग लगभग सेम होते हैं। देखो कुछ बेसिक डिफरेंस जरूर होता है, तभी इन तीनों का नाम अलग है, लेकिन एक कह सकते हैं ना कि एक मोटी मोटा आप लोग बोल सकते हो कि ये चारों चीज़ें लगभग सेम ही होती हैं, और इन चारों को हम लोग यहाँ पे एक में ही पढ़ेंगे, ताकि आप लोग जो है ज़्यादा कंफ्यूज भी ना हो और आसानी से चीज़ें समझ सको। देखो अभी पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाओगे, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने हाइपरटेंशन के बारे में। अब हाइपरटेंशन क्या है, देखो हाइपरटेंशन सिंपली आप लोगों ने हाई बीपी का नाम सुना है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, बस उसी को यहाँ पे हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन इज मोस्ट कॉमनली नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, यानी किसी का बीपी वगैरह जब बढ़ जाता है तो उसी को हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब देखो हाइपरटेंशन को समझने से पहले आप लोग को समझना होगा बीपी नॉर्मल कितनी होती है, जैसे बढ़ गई तो नॉर्मल कितनी होती है। सो यहाँ पे देखो हमारे बीपी जो होती है ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो बीपी हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर। अच्छा ब्लड प्रेशर का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है, ब्लड प्रेशर का क्या मतलब होता है, देखो ब्लड हमारा यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है ना, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है ना, तो ये ब्लड हमारा इस ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर लगाता है, जैसे कोई भी चीज़ फ्लो हो रही है तो प्रेशर लगाती है, तो यहाँ पे जो प्रेशर यहाँ पे देखो इस तरीके से जो प्रेशर हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल पे पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सो यहाँ पे अगर हम लोग एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे देखो ब्लड प्रेशर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा यहाँ पे सिस्टोल, ठीक है, और एक होता है हमारे यहाँ पे डायस्टोल। सो यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से समझना, सिस्टोल हमारा क्या होता है, देखो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंपिंग कैसे करता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते टाइम हमारा प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल, और जो हमारे यहाँ पे रिलैक्स होते टाइम प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। तो जो हमारा सिस्टोल होता है नॉर्मली वो होता है हमारे यहाँ पे 120 mm ऑफ Hg, ओके, और जो हमारा डायस्टोल होता है वो होता है 80 mm ऑफ Hg। तो इसको यहाँ पे हम लोगों ने जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसाइडर किया हुआ है। ऑल्दो अगर आजकल हम लोग डेली लाइफ में बात करें तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है लगभग 130 से लेके 90 तक देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल ना लोगों का जो लाइफ शेड्यूल है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो चुका है। तो एक नॉर्मली अगर आजकल की हम लोग बात करें तो 130 से लेके 90 तक भी हम लोग नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो 120 और 80 इसको यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब अगर इससे हमारा बीपी बढ़ गया तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। इट इज़ ए कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑन सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीज्ड बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर, यानी कि जो हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी क्या होती है, जिसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, तो वहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो हमारे नॉर्मल से बढ़ जाता है। नाउ इन दिस कंडीशन हार्ट हैज़ टू वर्क हार्डर टू डिलीवर ब्लड टू टिश्यूज। अब यहाँ पे देखो क्या है, हमारा जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हार्ट है ना उसको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है यहाँ पे हमारे ब्लड को टिश्यू में फिल करने के लिए, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू WHO, अगर WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया में अराउंड जो है 23% मेन और 22% मेन हमारे जो कि 25 साल से ऊपर है वो हमारे हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार ये तो फिर बहुत कॉमन बीमारी है। देखो यहाँ पे होता क्या है, हाइपरटेंशन की हमारी कुछ स्टेज होती हैं, तो जो अगर हमारी स्टेज 1 और स्टेज 2 होता है वहाँ पे इतनी बड़ी बात नहीं होती है, वो हमारा नॉर्मल ही माना जाता है। लेकिन सीवियर कब हो जाता है, जब ये स्टेज 3 और स्टेज 4 में पहुँचता है। अभी हम लोग स्टेजेस भी देख रहे हैं, आप लोग परेशान मत हो। हाई बीपी ऑल्सो बिकम्स द रीजन फॉर अदर वेरियस हार्ट डिजीजेज। देखो यहाँ पे जो हाई बीपी है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हाई बीपी हमारा मेनली तभी हमारे लिए खतरनाक है जब ये सीवियर कंडीशन में हो। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल हाई बीपी की भी बात करें तो देखो वो खतरनाक हो क्यों जाता है, डेंजरस क्यों हो जाता है, क्योंकि ये हमारी बाकी सारी हार्ट डिजीज, यानी कि अभी हम लोगों ने जो ऊपर देखा ना उसकी वजह भी हमारा यही बन जाता है, यानी हाइपरटेंशन इज द मेजर कॉज फॉर अदर वेरियस हार्ट डिजीजेस। सो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हमारी हाइपरटेंशन से रिलेटेड। और
अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में, सो यहाँ पे देखो एक होता है हमारे यहाँ पे प्री हाइपरटेंशन। सो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा बीपी है वो हमारा सिस्टोलिक बीपी होता है हमारा 120 से लेके 129 यानी अराउंड 130 तक मान सकते हो। यानी 130 अगर हमारा जो है सिस्टोलिक और 90 हमारे डायस्टोलिक तक पहुँच रहा है तो वहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। और फिर आती है हमारी स्टेज 1 जिसमें हमारा लगभग 130 से लेके 139 के बीच में होता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक हमारा 90 से लेके 99 के बीच में। एंड स्टेज 2 हमारा हो जाता है 140 से लेके 149 एंड डायस्टोलिक हो जाता है 100 से लेके 110। अब देखो यहाँ पे जो हमारा स्टेज सेकंड होता है, सो यहाँ पे देखो चीज़ें थोड़ा सा सीरियस होना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पे इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना काफ़ी नेसेसरी हो जाता है, जिसको यहाँ पे सिर्फ दवाओं के थ्रू ही कंट्रोल किया जा सकता है। और स्टेज 3 हमारे बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। अगर यहाँ पे स्टेज 3 में हमारा कोई पेशेंट पहुँच जाता है तो बहुत हार्डली हो जाता है उसका यहाँ पे बचना, यानी कि यहाँ पे कंडीशन जो है लगभग डेथ के करीब में पहुँच जाती है। तो ये हमारा लगभग मोर और इक्वल टू हो जाता है 180, यानी किसी का अगर सिस्टोलिक बीपी 180 तक पहुँच चुका है और जो डायस्टोलिक है वो लगभग यहाँ पे 110 120 तक पहुँच चुका है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन देखने को मिल जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ एटियोलॉजी मतलब क्या होता है, कॉजेज मतलब यहाँ पे क्या हमारे हाइपरटेंशन किस वजह से हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, ये जो हम लोग यहाँ पे एटियोलॉजी अभी देखने वाले हैं, तो हम लोग अभी जितनी भी हार्ट डिजीज देखेंगे, ठीक है, बाकी सारी भी तो देखेंगे, तो उसमें भी आप लोग जो है बिल्कुल यही एटियोलॉजी लिख के आ सकते हो। क्योंकि देखो हार्ट की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनके पीछे के जो रीजन्स होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं। वैसे अगर हम लोग जनरली हाइपरटेंशन की बात करें तो यहाँ पे देखो जनरली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एक्चुअल कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। यहाँ पे सच पूछो तो हाइपरटेंशन का एक्चुअल रीजन पता लगा पाना ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कुछ बात करें कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो हो बहुत सारे सकते हैं, लाइक हमारा बट हेयर आर सम फॉलोइंग रीजन्स दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरटेंशन। लेकिन यहाँ पे कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। लाइक इसमें हम लोग सबसे पहले बात करें हमारे जेनेटिक्स की, तो हो सकता है कि जो बीपी की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे जेनेटिक्स से ही चली आ रही हो, यानी कि जो दादा परदादा है उनको भी हो रहा हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको भी हो सकता है, ठीक है। और इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, देखो यहाँ पे आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, आप दिन भर यहाँ पे कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करो, कोई काम नहीं कर रहे हो, बस एक जगह पड़े रहते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। और स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ओबेसिटी, यहाँ पे अगर मोटापा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अनहेल्दी डाइट खा रहे हो, तो यहाँ पर देखो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लाइक अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग कर रहे हो, मतलब कुछ भी यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन कॉज कर सकती हैं। और किडनी डिजीज, यहाँ पर देखो अगर मान लो हमारी किडनी में ही कोई प्रॉब्लम हो जा रही है तो यहाँ पे हमें हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। अगर किडनी में ही प्रॉब्लम हो गई तो हमारा ब्लड फिल्टर ही कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पे अल्टीमेटली देखो, जैसे कि अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे इस ब्लड आर्टरी से या फिर ब्लड वेसल से, उसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ ही जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रेशर हो जाएगा। और एड्रेनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स की बात करें तो कुछ हमारे हार्मोन्स भी होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। और थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और यहाँ पे मेनली तो हमारी डैमेज इन ब्लड वेसल्स, यानी कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं अगर इन्हीं में डैमेज हो गया, मान लो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें कुछ डैमेज हो गया और जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर गई, क्योंकि मान लो यहाँ पे डैमेज हो गया तो रप्चर हो गई, और रप्चर की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इनका कुछ भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो गया तो ब्लड फ्लो में यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाएंगे, और उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, जो ब्लड का प्रेशर है वो हमारी वॉल्स पे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है हाइपरटेंशन को कॉज कर सकती हैं। और कुछ सर्टेन मेडिकेशंस भी हैं, लाइक अगर मान लो बर्थ कंट्रोल पिल है और पेन रिलीवर्स है या फिर कुछ हमारी इलीगल ड्रग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे हाइपरटेंशन को कॉज कर सकती हैं। तो ये हमारे कुछ रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब हम लोग मेनली बात करते हैं अपने पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में, यानी कि जो हाइपरटेंशन है वो किस तरीके से होता है, उसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है। अच्छा यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो जो एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन है वो डायरेक्टली या तो आपसे पूछेंगे कि राइट द एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। सो यहाँ पे देखो आप लोगों से हाइपरटेंशन के नाम पे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी चाहे कुछ भी पूछ ले, अगर लॉन्ग में पूछा गया है तो आप लोगों को ये पूरा लिख के आना है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हाइपरटेंशन के अंदर यहाँ पे नोट्स में हैं वो सारी चीज़ें आप लोग को लाइन टू लाइन कॉपी बिल्कुल लिख के चली आनी है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें आप लोग अपना दिमाग मत लगाना, सिंपली जितनी चीज़ें लिखी हैं उतना लिख देना, और चाहे आप लोगों से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए अगर लॉन्ग में पूछा गया है, बाकी शॉर्ट में अगर पूछा गया तो लेंथ के हिसाब से लिख देना, जैसा कि इतना तो आप लोग समझदार ही हो।
सो यहाँ पे पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन की बात करें तो ये हमारा मल्टी फैक्टोरियल होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। देखो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसके पीछे के जो कॉजेज है वही यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो जो इसकी मैकेनिज्म है वो हम लोग कैसे बताएं। देखो जैसे कि अगर किसी की मैकेनिज्म हमें बतानी है तो हमें उसके पीछे का रीजन तो पता होना चाहिए। अब ये हाइपरटेंशन के पीछे का जो रीजन है वो कोई क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म भी बहुत अलग अलग तरीक़ों से हो सकती है। लाइक हमारे मेनली हमारे 4 तरीके की मैकेनिज्म होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज़ के बारे में। सो यहाँ पर देखो होता क्या है, देखो जो हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपली आप लोग ये समझो, अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो इतना जानो कि ये हमारी बॉडी में हर चीज़ को बढ़ाने का काम करता है। अगर हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो ये हमारी बॉडी में हर एक चीज़ को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे ये एक्टिवेट यानी कि इंक्रीज करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो, द इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लीड्स टू इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही एक्टिवेट होगा, अगर मान लो किसी भी वजह से ये एक्टिवेट हो रहा है तो हमारा क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा और जो हमारा कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है यानी जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी बढ़ जाएगा। नाउ इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब अगर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और अगर हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा है और हमारा जो कार्डियक मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब समझ रहे हो ना, सिकुड़ जाना, ठीक है। तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। द वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरटेंशन। देखो यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और किसी वजह से क्या हो कि ये हमारे यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाए, ठीक है। अब अगर मान लो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए तो नॉर्मली देखो जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो हमारा आराम से हो जा रहा था, लेकिन इस जगह पे मान लो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो जो हमारा ब्लड फ्लो है वो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो ब्लड फ्लो हमारा जो है थोड़ा सा ऑब्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा इसके लिए ब्लड फ्लो होना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये जो बॉल्स हैं इन पर ज़्यादा प्रेशर लगाना चालू कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली अगर प्रेशर बढ़ा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरटेंशन। सो ये यहाँ पे हो गया हमारा सिंपैथेटिक। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट अप्रोच की, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे एक्टिविटीज ऑफ वास्कुलर एंडोथेलियम। अब देखो यहाँ पे वास्कुलर एंडोथेलियम सबसे पहले समझो होती क्या है। देखो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल्स देखो यहाँ पे हमारी हॉलो होती है ना, तो जो हॉलो होती हैं तो इसके अंदर भी तो यहाँ पे जो हमारी टिश्यूज हैं, देखो एक हो गया हमारा बाहर, तो देखो जो हमारी जैसे हमारी कोई भी वेसल्स वगैरह होती हैं तो बाहर वाली चीज़ को हम लोग बोलते हैं कवरिंग, समझ रहे हो, जो बाहर जैसे कि जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं कवरिंग, और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग बोलते हैं लाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है तो वो हमारी होती है एंडोथेलियम, यानी कि एंडोथेलियल टिश्यू से यहाँ पे इसकी लाइनिंग होती है। द वास्कुलर एंडोथेलियम इज अ सिंगल सेल लेयर दैट लाइंस द ब्लड वेसल्स, यानी कि ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर एक सिंगल सेल लेयर होती है। नाउ प्रोडक्शन ऑफ वैसोएक्टिव सब्सटेंसेज एंड ग्रोथ फैक्टर्स लाइक नाइट्रिक एसिड, एंडोथेलिन एटसेट्रा कैन लीड्स टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे देखो जैसे ये जो हमारी वास्कुलर एंडोथेलियम है, तो अगर मान लो इसने कुछ वैसो एक्टिव सब्सटेंसेज जैसे कि लाइक हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया, एंडोथेलिन हो गया, अगर मान लो इसने इसका प्रोडक्शन चालू कर दिया तो ये करेगा क्या, ये हमारी जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को लीड कर देगा, यानी फिर से हमारे क्या होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। देखो ब्लड प्रेशर बढ़ने का सिंपल रीजन है ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली क्या करेंगे, हमारे ब्लड जो भी हमारी वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेंगी। नाउ दीज सब्सटेंस आर पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि ये जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, एंडोथेलिन होता है, ये सब क्या करते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का ही काम करते हैं एंड कैन लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर लेवल। और अगर हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई तो हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ ही जाएगा। एंड थर्ड सिस्टम की हम लोग बात करें तो यहाँ पे होता है एक्टिविटीज ऑफ रीनल सिस्टम। रीनल मतलब यहाँ पे हमारा जो भी किडनी का सिस्टम होता है। आई होप कि लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। Any disorder or disease related to renal system can lead to disturbance in the functions of kidney। यहाँ पे देखो, no disturbance in kidney functions can lead to increase in blood volume that ultimately can cause hypertension। देखो जैसे कि जो हमारी किडनी है, किडनी हमारी क्या करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। अब अगर मान लो किडनी के फंक्शंस में ही गड़बड़ हो गई तो ये क्या करेगा, ये हमारी ब्लड को फिल्टर करना ही कम कर देगी। या फिर मान लो फिल्टर कर रही है तो हमारा जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, देखो यहाँ पे किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है, हम लोगों ने देखा था यूरिन फॉर्मेशन में। तो अगर मान लो इसने जो है वाटर वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, तो देखो वाटर अगर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो ब्लड लेवल है यानी कि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और जितना ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा उतना हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जितना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना हमारा क्या होगा, हाइपरटेंशन कॉज करेगा। तो देखो ये सारे हमारे कुछ रीजन हो सकते हैं। और फिर हमारा एट लास्ट में आता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे रीनल सिस्टम का लेक्चर देखा है तो आप लोग को पता होगा हमारा रास सिस्टम क्या होता है। अगर नहीं पता है तो सिंपली यहाँ पे समझो
देखो यहाँ पर रेनिन एंजियोटेंसिन हमारे क्या होते हैं, इसमें जो हमारा रेनिन है, तो रेनिन इज एन हार्मोन रिलीज बाय किडनी वाइल एंजियोटेंसिन इज रिलीज बाय लिवर। यहाँ पे देखो ये जो रेनिन है ये हमारा किडनी रिलीज करती है, और एंजियोटेंसिनोजन, देखो एंजियोटेंसिनोजन है यहाँ पे, सबसे पहले ये एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होता है और ये बाद में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन में, और ये हमारा रिलीज करता है हमारा लिवर। व्हेन दे बोथ कंबाइंड एक्टिवेट्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट। देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपली समझो, ये जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन है ये हमारा सिक्रेट करता है लिवर, और ये हमारा एक इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। लेकिन यही एंजियोटेंसिनोजन जब हमारा कंबाइन करता है रेनिन से, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्टिवेट होकर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या होता है, ये हमारा एक एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, शॉर्ट में हम लोग ACE बोल देते हैं, बट यहाँ पे आप लोग कोशिश करना पूरा नाम लिखना है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये बहुत खतरनाक है। अब ये हमारा क्या क्या करता है, देखो नॉर्मली ये हमारा कब एक्टिवेट होता है, जब भी हमारा जो है बहुत मेजर ब्लड लॉस हो जाता है। लेकिन अगर मान लो बिना वजह ये एक्टिवेट हुआ तो ये क्या करेगा, अगर ये बिना वजह एक्टिवेट हो गया तो हमारा जो है ये बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे कि ये हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। और उसके बाद हमारी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, हम लोगों ने अभी देखा जो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है, और हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। अब देखो अगर मान लो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी हुई तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली क्या करेंगी, हमारे हाइपरटेंशन को कॉज कर देंगी। तो इस तरीके से देखो हमारे हाइपरटेंशन के पीछे बहुत सारी पैथोजेनेसिस हो सकती हैं। सो आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ रहे होगे। देखो एक चीज़ हम आपसे क्लियर कर देना चाहते हैं, ये नोट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल की नहीं है, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेस्ट है। इससे बेस्ट कंटेंट आप लोगों को एग्जाम के लिए नहीं मिल सकता। एग्जाम में अगर आप लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से लिखा तो आप लोग को पूरे मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। बस यहाँ पे देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी यहाँ पे इतनी अच्छी नोट्स नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक से यहाँ पे इसको कंपाइल नहीं किया है। देखो जनरली तो खैर छोड़ो, अभी आप लोग ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो लाइक हमारा यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है कि हमारा जो हाइपरटेंशन है, तो अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर देखो यहाँ पे जनरली हेडेक्स यानी कि सर दर्द देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, और फटीग यानी कि उसको बहुत ज़्यादा थकावट वगैरह रह सकती है। और उसके बाद बात करें तो उसको यहाँ पे चेस्ट पेन यानी कि जो सीने में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिल सकता है, और ब्रीथिंग यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, और यहाँ पे यूरिनेशन के टाइम ब्लड देखने को मिल सकता है, ब्लड विजन, यहाँ पे आँखों में भी थोड़ा सा ब्लरनेस देखने को मिल सकती है। तो ये सारे हमारे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें यानी कि जो हमारा हाइपरटेंशन है अगर वो टाइम से सही नहीं हुआ तो और क्या क्या रीजन, मतलब हाइपरटेंशन की वजह से और कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखो हाइपरटेंशन हमारा अगर ज़्यादा बढ़ गया तो अल्टीमेटली हमारा हार्ट अटैक कॉज कर सकता है, हार्ट फेल कर सकता है, या फिर किडनी फेल कर सकता है, आई प्रॉब्लम्स बहुत सारी, और वेरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं और जितना भी कॉम्प्लिकेशंस है ये आप लोग एक का याद करो, और बाकी सब में बिल्कुल सेम आप लोग को यही लिख के आना है। जितनी भी हमारी हार्ट डिजीज है अभी हम लोग देखेंगे उन सब में आप लोग को यही सारी चीज़ें लिख के आनी है, क्योंकि देखो जनरली सब में यहाँ पे सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, क्योंकि देखो है तो हार्ट से ही रिलेटेड। तो जितने भी सिम्टम्स हैं, कॉजेज हैं, बस सब में यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस मेनली हमारा पैथोजेनेसिस में आएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, आप लोग एक का याद करो, बाकी सब में आराम से वही चीज़ लिख के आ सकते हो। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो हमारे ट्रीटमेंट के दो अप्रोच हो सकते हैं। अगर मान लो बीपी हमारा बहुत ही नॉर्मल स्टेज 1 पे है, या फिर हमारा प्री हाइपरटेंशन है, तो हमारा हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवा लिए, तो बिना दवा लिए भी उसको सही कर सकते हैं। बिना दवा लिए कैसे कर सकते हैं, मान लो अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको वेट लॉस कर लेना चाहिए, और एक्सरसाइज वगैरह, अगर मान लो बहुत दिन भर बैठे रहते हो तो एक्सरसाइज वगैरह करो, एक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाओ, ठीक है, हेल्दी डाइट खाओ और मेडिटेशन वगैरह करो। तो ये सारी चीज़ें करके आप लोग जो है अपने जो बीपी है अगर वो नॉर्मल पे है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, तो उसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो स्टेज 3 स्टेज 4 पे पहुंच चुका है तो वहाँ पे हमें फिर फार्माकोलॉजिकल अप्रोच ही लेनी पड़ती है। तब यानी कि हमें देखो फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है कि हमें फिर दवाएं लेनी पड़ती है। अब दवाओं में हमारे क्या क्या हो सकता है, हमारा डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, वैसोडाइलेटर्स, ठीक है। तो ये सारी हमारे कुछ दवाएँ होती हैं। बेसिकली ये दवाओं की क्लास है। अब इतना आप लोग दवाएं तो अभी याद कर नहीं पाओगे, और ये आप लोग का टॉपिक भी नहीं है, ये हमारे फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। तो आप लोग बस इतना अगर याद कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकेंड डिजीज के बारे में, जो कि हमारी यहाँ पे कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर।
सिंपली इसको हम लोग यहाँ पे CHF के नाम से भी जानते हैं। अब ये हमारा क्या होता है, देखो जैसा कि नाम ही है हार्ट फेलर। अब हार्ट फेलर का मतलब देखो ऐसा भी नहीं कि हार्ट काम करना ही बंद कर देता है। एक्चुअल में हार्ट फेलर का मतलब ये होता है, देखो हम लोग थोड़ा सा पढ़ के समझते हैं। CHF इज अ सीरियस कंडीशन मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन हार्ट पंपिंग कैपेसिटी। देखो यहाँ पे हार्ट फेल का मतलब ये नहीं कि हार्ट काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि हार्ट काम करना बंद कर दिया इसका मतलब तो फिर खत्म है ना, क्योंकि हार्ट ही नहीं काम करेगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हार्ट फेल में ऐसा नहीं होता है। हार्ट फेल में होता क्या है, जैसे कि ये जो हमारा हार्ट है, अभी हार्ट तो नहीं है बट आप लोग सब एज्यूम कर लो, तो इसमें देखो हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं ना। तो ये जो 4 चैम्बर्स है ना, तो हो सकता है कि इसमें से हमारे कुछ चैम्बर्स काम करना कम बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं, यानी कि जितना काम इसको करना चाहिए था, यानी हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी होती है। देखो हार्ट क्या होता है, ब्लड को पंप करता है, किस में, हमारी ब्लड वेसल्स में। तो अगर ये हमारी हार्ट जो है ब्लड वेसल्स में ब्लड को सफिशिएंटली पंप ही नहीं कर पा रहा है, यानी जितने ब्लड की ज़रूरत है अगर उतना हमारा हार्ट नहीं पंप कर पा रहा है, तो वहाँ पे उस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं हमारा हार्ट फेलर। When a heart fails to pump blood in a quantity sufficient to fulfill the body's requirement, then the condition is known as congestive heart failure। यानी सिंपली इसमें क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो हमारा उतना ब्लड ही नहीं पंप कर पाता जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, बस सिंपली यही होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली हार्ट फेलर के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि जो हमारा CHF है उसको हम लोग सिंपली हार्ट फेलर भी बोल सकते हैं। अब देखो जैसा कि हम लोगों ने देखा, हार्ट फेलर का मतलब ये नहीं है कि हमारा हार्ट बिल्कुल फेल ही हो गया, बस यहाँ पे क्या होता है, उसकी पंपिंग कैपेसिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ मेजर रीजन की बात करें तो नैरोइंग इन द आर्टरी और हाई ब्लड प्रेशर जनरली मेक्स द हार्ट टू वीक टू पंप सफिशिएंटली। देखो जनरली होता क्या है, जो हमारा हार्ट है उसको हमारी ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है, हमारा आर्टरी कर रही है, ठीक है। तो जो हमारी आर्टरी है, अगर यहाँ पे हमारी आर्टरी मान लो बहुत ज़्यादा क्या हो जा रही है, हमारी नैरो हो जा रही है, यानी बहुत ज़्यादा पतली हो जा रही है, या फिर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा, हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। और जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो हमारा हार्ट क्या करेगा, हमारे ब्लड को पंप करना भी कम कर देगा, और इसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी धीरे धीरे करके कम होती ही चली जाएगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे देखो हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं CHF। पहला हो गया लेफ्ट साइडर, यानी कि जो हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड है वो यहाँ पे काम करना बंद कर जाए, या फिर हो गया राइट साइड, यानी कि राइट वाला काम करना बंद कर जाए, और या फिर हो जाएगा बाई वेंट्रिकुलर। यहाँ पे देखो जो हमारा हार्ट है तो यहाँ पे हमारे 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ना, तो हो सकता है कि हमारे चारों के चारों यानी दोनों के दोनों साइड के जो भी हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो काम करना यहाँ पे बंद कर जाएँ। तो यहाँ पे देखो ये जो लास्ट वाला ये काफ़ी सीवियर कंडीशन हो जाती है। और अगर हम लोग यहाँ पे अपने कॉजेज की बात करें, कॉजेज मतलब एटियोलॉजी, देखो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला कि जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं उसके पीछे के कॉजेज लगभग यहाँ पे सेम ही आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमारे कुछ मेजर कॉज होते हैं, नैरोइंग ऑफ आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स, यानी कि हार्ट की मसल्स को जो ब्लड सप्लाई कर रही है जो भी आर्टरी, अगर वही यहाँ पे नैरो हो गई, पतली हो गई, तो हार्ट की ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। देखो ब्लड की सप्लाई जब कम है तो हार्ट यहाँ पे हमारा जितना टिश्यू को ब्लड चाहिए पहुँचा ही नहीं पाएगा, तो वही चीज़ तो होती है हमारी CHF। और फिर हमारा हो गया इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देखने ही वाले हैं। और फिर हमारा हाइपरटेंशन हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो इसको भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। बाकी स्मोकिंग वगैरह हो गया, ओबेसिटी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख ही चुके हैं। इम्प्रॉपर लंग्स फंक्शनिंग, यानी कि अगर मान लो जो हमारा लंग्स है, देखो लंग्स क्या करता है, यही तो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। तो अगर हमारा लंग्स का फंक्शन ही यहाँ पे इम्प्रॉपर हो गया तो भी हमारे यहाँ पे CHF देखने को मिल सकता है। और फिर हमारे यहाँ पे डायबिटीज, स्ट्रेस और वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, यानी कि जो हार्ट की वॉल्व्स हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे हमारे कुछ बेसिक रीजन्स हो सकते हैं हमारे CHF के पीछे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पैथोजेनेसिस यानी कि इसके मैकेनिज्म के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, CHF कैन बी अगर थ्रू वेरियस मैकेनिज्म एज गिवन वैल्यू। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने काफ़ी सिंपल से फ्लो चार्ट से इसको समझाने की कोशिश करी है। अब देखो अगर आप लोगों से क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा हार्ट के बारे में एक्सप्लेन करना, फिर यहाँ पे जो भी CHF का पॉइंट था हम लोगों ने देखा वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना, और फिर यहाँ पे देखो अगर टाइम कम है तो आप लोग यहाँ पे ये फ्लो चार्ट बना देना, और अगर आप लोग के पास सफिशिएंट टाइम रहता है तो ये जो फ्लो चार्ट है इसको आप लोग समझ लो, और फिर इसको यहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्म में आप लोग को लिख देना, ठीक है। तो इससे आप लोग का आंसर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो अगर मान लो जो हमारी इम्प्रॉपर पंप फंक्शन, यानी कि हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है, अगर उसमें यहाँ पे कुछ भी इम्प्रॉपरनेस यानी कि वो अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से देखो क्या होगा, उसकी वजह से सबसे पहले देखो हमारी 2 चीज़ें हो सकती हैं, डिक्रीज इन आर्टेरियल प्रेशर एंड इंक्रीज इन वेनस प्रेशर। यहाँ पे देखो आप लोग को थोड़ा सा चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखो जैसे ये हो गया हमारे यहाँ पे हार्ट, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गए हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स।
अब यहाँ पे देखो जो हमारा हार्ट है तो इसको यहाँ पे ब्लड, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई वो कौन करती है, वो करती है हमारे यहाँ पे वेन्स, ठीक है, समझ रहे हो। और हार्ट किसको ब्लड सप्लाई करता है, यानी हार्ट जो हमारा ब्लड है उसको किसके थ्रू हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, हमारा आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अगर मान लो हमारे हार्ट के पंख, जो हमारा हार्ट है अगर वो ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाया तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा आर्टेरियल प्रेशर है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। इसको समझना, आर्टेरियल प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा, जैसे कि जो हार्ट है वो यहाँ पे क्या है, ब्लड को अच्छे से पंप ही नहीं कर पा रहा है, तो हार्ट जब ब्लड पंप करता है तभी तो आर्टरी में भेजता है। देखो हार्ट ब्लड पंप करके हमारे आर्टरी के अंदर भेजता है, तो हार्ट अगर ब्लड पंप ही नहीं कर पाएगा तो जो हमारा आर्टरी का प्रेशर है वो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि हार्ट जो हमारा आर्टरी है उसके अंदर ब्लड ही नहीं पंप होगा ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि हार्ट हमारा पंप नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे इंक्रीज इन वेनस प्रेशर, अच्छा देखो हार्ट अगर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा इसका मतलब क्या है, जो वेन से जो ब्लड आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो वेन्स में ही रहने लग जाएगा, क्योंकि हार्ट हमारा पंप ही नहीं कर पा रहा तो हार्ट के अंदर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेनस प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वेन्स के अंदर ब्लड का अमाउंट बढ़ गया और आर्टरी के अंदर डिक्रीज हो गया, क्योंकि आर्टरी के अंदर ब्लड तब जाता है जब हार्ट पंप करता, अब हार्ट तो पंप ही नहीं कर पा रहा है। और वेन्स के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो यहाँ पे कब नॉर्मल होता, तब वो भी यहाँ पे तभी नॉर्मल होता जब हार्ट यहाँ पे ब्लड को लेता और पंप करता। तो हार्ट जब पंप नहीं कर रहा है तो वेन्स के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और आर्टरी के अंदर डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से वेनस प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होगा और आर्टेरियल प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा। अब आर्टेरियल प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टर्बेंस इन किडनी फंक्शनिंग। अब देखो आर्टरी हमारे क्या कर रही है, ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर रही है, तो अगर आर्टरी प्रेशर डिक्रीज हो गया यानी आर्टरी में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो जो हमारी किडनी है वहाँ पे भी क्या होगा, हमारी फंक्शनिंग की डिस्टर्बेंस आ जाएगी, क्योंकि किडनी को भी हमारी आर्टरी ही ब्लड पहुँचाती है, तो किडनी यहाँ पे जो किडनी को आर्टरी हमारी ब्लड पहुँचा नहीं पाएगी। और इसकी वजह से देखो क्या होगा, हमारा हो जाएगा एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम। देखो यहाँ पे रास क्या होता है, वही हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। देखो ये हमारा कब एक्टिवेट होता है, ये हमारा तब एक्टिवेट होता है जब हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम की कमी हो जाती है। तो देखो जब आर्टरी यहाँ पे ब्लड को हमारी बॉडी में सप्लाई ही नहीं करेगी सफिशिएंट अमाउंट में, तो बॉडी को क्या लगेगा, बॉडी को लगेगा कि हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये यहाँ पे बॉडी के अंदर रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये रास सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, देखो किडनी के अंदर ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। अब ये चीज़ आपको तभी समझ में आएंगी जब आप लोग रीनल सिस्टम अच्छे से पढ़ोगे, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। और जब यहाँ पे देखो ये वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगी तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ना चालू होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब इंक्रीज प्री लोड, यानी हार्ट के अंदर जो प्री लोड है, देखो प्री लोड का मतलब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, प्री लोड का मतलब ये जो हार्ट के पास जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, यानी प्री लोड का मतलब होता है जो हार्ट के अंदर जब ब्लड आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री लोड, तो वहाँ पे वो बढ़ने लगेगा। और जब हार्ट के अंदर प्री लोड बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड। अब जब यहाँ पे प्री लोड बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं उनका काम भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यहाँ पे हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हमारा आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज हुआ तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और अगर हमारा वेनस प्रेशर इंक्रीज हुआ, अब देखो ये दोनों यहाँ पे अलग अलग मैकेनिज्म हैं जो कि हमारी साइमल्टेनियसली भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। तो आप लोग यहाँ पे कोशिश करना कि दोनों को ही एक्सप्लेन करके आना, और पॉइंट्स के टर्म में एक्सप्लेन करना, पहले इसको करना फिर इसको करना, जिससे आपका आंसर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। देखो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही बोला है कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम के आंसर से ही ज़्यादा फोकस करेंगे इंस्टीड ऑफ योर टॉपिक नॉलेज, तो वही चीज़ है। बाकी इंक्रीज इन वेनस प्रेशर, अगर हमारा वेनस प्रेशर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर। अब देखो बैरो रिसेप्टर क्या होते हैं, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं तो उनके अंदर यहाँ पे कुछ प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रेशर को सेंस करते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बैरो रिसेप्टर। तो ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन चालू हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे हार्ट में जो है आफ्टर लोड बढ़ जाता है, यानी हार्ट जब यहाँ पे ब्लड को पंप करता है और उसको भेजता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर लोड, वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी हमें अल्टीमेटली हार्ट फेल देखने को मिल सकता है। तो देखो यहाँ पे काफ़ी ये सिंपल सा हमारा फ्लो चार्ट था, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होगे। और देखो ये तो काफ़ी सिंपल है, आई होप कि आप लोग समझ ही गए होगे। बाकी देखो अगर हम लोग एक्चुअली बात करें तो इसके पीछे थोड़ी सी और मैकेनिज्म होती है, बट वहाँ पे अगर हम लोग अभी उसको डिस्कस करने लगे तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाओगे, तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल रखने की ही कोशिश करी है। देखो मे बी इन फ्यूचर में हम जो है ये सारी वीडियो जो है दोबारा से अच्छे से एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे, बट अभी के लिए तो यही है। बाकी आप लोग डिसअपॉइंट मत होना, ठीक है, अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, उसमें आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
नौ साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हमारा जो CHF है तो इसमें हमें क्या क्या, देखो बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं जैसा कि हमने बोला हाइपरटेंशन में जो चीज़ें थी बिल्कुल यहाँ पे भी वही है, आगे भी वही लिखनी है क्योंकि सबका साइन एंड सिम्टम्स लगभग सेम होता है। चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, फटीग होता है, रेगुलर हार्ट बीट, ब्लड इन यूरिन, ब्लड विजन, हेडेक, ड्राई कफ, ये सारे होते हैं हमारे सिम्टम्स। और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें यानी इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट वॉल प्रॉब्लम, डायरिया वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ट्रीटमेंट बिल्कुल वही चीज़ है। नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो एक्सरसाइज करो, नो स्मोकिंग, हेल्दी डाइट, प्रॉपर लाइफ स्टाइल। और फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो ACE इनहिबिटर, देखो ACE मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। देखो यहाँ पे अगर मान लो ACE इनहिबिटर का मतलब क्या हुआ कि इसको इनहिबिट, अगर हम लोगों ने यहाँ पे अपने इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो यही तो हमारे एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा था। अगर मान लो हम लोगों ने इसको रोक दिया तो हमारा एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और जब 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगी। और बीटा ब्लॉकर्स हमारे और डायूरेटिक्स, वैसोडाइलेटर्स, तो देखो ये सारे ही वैसे हमारे फार्माकोलॉजी में आप लोग को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बस आप लोग सिंपली दवाओं का नाम याद, मतलब इस तरीके से चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इस्केमिक हार्ट डिजीज के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने इस्केमिक हार्ट डिजीज के बारे में तो देखो यहाँ पे इसको समझने से पहले आप लोग ये समझो कि इस्कीमिया क्या होता है। हम लोगों ने अपनी फर्स्ट यूनिट में ही डिस्कस किया था। इस्कीमिया हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो भी हमारी बॉडी की सेल्स वगैरह होती हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी हो जाती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो यहाँ पे कम हो जाती है। सो यहाँ पे देखो इस्केमिक हार्ट डिजीज में होगा क्या, हमारे हार्ट की जो भी मसल्स वगैरह हैं उसमें यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से जो जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वही हो जाती है हमारे इस्केमिक हार्ट डिजीज। इट इज़ ए कंडीशन इन विच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स ऑफ हार्ट गेट रिड्यूस्ड, यानी कम हो जाती है। इन इस्केमिक हार्ट डिजीज द मेजर ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द हार्ट बिकम्स डैमेज। देखो यहाँ पे होता क्या है, हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई कौन करता है, हमारी ब्लड वेसल्स करती हैं। सो यहाँ पे जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हार्ट को यहाँ पे हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई करती हैं वो यहाँ पे क्या हो जाती हैं, उनके अंदर यहाँ पे डैमेज हो जाता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स ही डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से अब जो भी ऑक्सीजन, ब्लड और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो यहाँ पे कम हो जाती है। अब इसको हम लोग यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मान लो इस नाम से भी क्वेश्चन आया तो आप लोग को बिल्कुल यही सारी चीज़ें लिखनी है। अब सिंपली देखो इसमें होता क्या है, इस्केमिक हार्ट डिजीज में होता क्या है, बिल्डिंग ऑफ प्लैक एंड इन्फ्लामेशन इन आर्टरीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज। देखो यहाँ पे जो भी हमारी आर्टरी होती है, ठीक है, सो यहाँ पे हमारे क्या होता है, बिल्डिंग ऑफ प्लैक। अब प्लैक क्या चीज़ है, देखो प्लैक यहाँ पे सिंपली आप कह सकते हो हमारे एक्यूमुलेशन ऑफ कुछ लिपिड सब्सटेंस, ठीक है। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना, यानी यहाँ पे प्लैक में होता क्या है, कुछ हमारे जो है ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे कुछ लिपिड सब्सटेंस होते हैं या फिर कुछ हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह भी होते हैं जो कि इकट्ठा होकर एक टाइप का प्लैक बना लेते हैं, ठीक है। देखो प्लैक हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है और जिसकी वजह से अल्टीमेटली होता क्या है, देखो ये जो ब्लड सप्लाई हमारी हो रही है ये हमारी रिड्यूस होने लग जाती है। देखो ब्लड सप्लाई कैसे रिड्यूस हो रही है, ये हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल है, इसमें हमारा ब्लड आराम से फ्लो हो रहा है। अब अगर मान लो इसके रास्ते में हमारा इतना बड़ा सा कुछ प्लैक आ गया तो क्या होगा, देखो ये हमारे ब्लड सप्लाई की जो है, हमारा जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो ही नहीं हो पाएगा। उसको यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले तो नॉर्मली हमारे पूरे एरिया में फ्लो हो रहा था, अब उसको यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे फ्लो होना पड़ेगा। इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होगी और हमारा जो ब्लड फ्लो है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। और जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो यहाँ पे ब्लड जब फ्लो होता है तो ब्लड ही तो हमारी सारी चीज़ों की सप्लाई कर रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। जब ब्लड यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली इन सबकी भी सप्लाई कम हो ही जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारे कुछ इस्केमिक हार्ट डिजीज के मेजर कॉजेज होते हैं। नाउ इस्केमिक हार्ट डिजीज इज फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग हार्ट डिजीज। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो आप लोग का जो सिलेबस है उसमें यहाँ पे इस्केमिक हार्ट डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग दी हुई हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो भी हमारा एंजाइना पेक्टोरिस है या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या फिर हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये सारी चीज़ें हमारी इस्केमिक हार्ट डिजीज की वजह से ही देखने को मिलती हैं। यानी हमारे आप कह सकते हो कि हमारे इस्केमिक हार्ट डिजीज का ही एक पार्ट होती हैं। तो अगर मान लो आपसे एंजाइना पेक्टोरिस पूछ रहा है, चाहे हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन पूछ रहा है, चाहे हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस पूछ रहा है, चाहे हमारा डायरेक्टली इस्केमिक हार्ट डिजीज पूछ रहा है, आप लोग को बिल्कुल सेम कंटेंट ही लिख के आना है। बस यहाँ पे जहाँ पे हमारा इस्केमिक हार्ट डिजीज है वहाँ पे आप लोग को चीज़ें बदल देनी है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने हम लोग बोल रहे हैं ना कि इस्केमिक हार्ट डिजीज इज फर्दर, जैसे कि ये सारी इस्केमिक, तो यहाँ पे आप लोग को एंजाइना पेक्टोरिस लिख देना है। यहाँ पे आप मायोकार्डियल आ रहा है तो मायोकार्डियल लिख देना है, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस आ रहा है तो एथेरोस्क्लेरोसिस लिख देना है। देखो डेफिनेटली यहाँ पे इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पे देख भी ले रहे हैं।
ताकि आप लोग जो है उसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो और सिंपली कुछ पॉइंट्स आप लोग इस तरीके से अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। बाकी इसकी जो भी पैथोजेनेसिस है, जो भी इटियोलॉजी है, वो बिल्कुल सेम है। तो हम लोग यहाँ पे इन चारों को एक ही में करके पढ़ ले रहे हैं ताकि आप लोग का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हमें भी यहाँ पे ज़्यादा हार्ड वर्क ना करना पड़े। सो यहाँ पे देखो, जो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस है, मान लो अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट एंजाइना पेक्टोरिस से पूछ रहा है तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को यही पैराग्राफ लिखना है और उसके बाद कुछ हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देनी है। लाइक हमारा एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे 3 टाइप का होता है। पहला हो गया स्टेबल एंजाइना, दूसरा हो गया अनस्टेबल, थर्ड हो गया वेरिएंट। तो अगर हम लोग स्टेबल एंजाइना की बात करें, सो यहाँ पे देखो हमारा स्टेबल एंजाइना में क्या होता है। इन स्टेबल एंजाइना, अच्छा ये एक चीज़ समझो, एंजाइना पेक्टोरिस का सिंपल मतलब होता है चेस्ट पेन। एंजाइना पेक्टोरिस का सबसे बड़ा सिम्टम है हमारा चेस्ट पेन, ठीक है। और इसमें मेनली होता क्या है, जो हमारा हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है। देखो रीजन तो बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे मेन आप लोगों को चेस्ट पेन याद रखना है एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। इन स्टेबल एंजाइना द पेन यूजुअली अकर्स व्हेन द हार्ट मसल्स वर्क हार्डर ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज। देखो स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, जो चेस्ट पेन है वो मेनली कब होता है, जब आप लोग कोई फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करने लग जाते हो। अगर आप लोग को एंजाइना है तो नाउ पेन कैन बी रिलीव्ड। और ये जो हमारा पेन है ये हमारा जो है रिलीव, यानी कि रिलीव भी हो सकता है। कैसे, प्रॉपर आप लोग रेस्ट ले लो या फिर मेडिकेशंस वगैरह ले लो तो ये हमारा पेन जो है दोबारा से रिलीव भी हो जाता है। नाउ चेस्ट पेन में स्प्रेड टू आर्म, बैक एंड अदर एरियाज। अब ये जो हमारा चेस्ट पेन है स्टेबल एंजाइना में, ये हमारा बैक में भी हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा हाथ, आर्म वगैरह में भी देखने को मिल सकता है, तो स्प्रेड भी हो सकता है। बाकी अगर हम लोग बात करें अपने अनस्टेबल एंजाइना में, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे क्रिसेंडो एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पेन है वो हमारे रेस्टिंग और स्लीपिंग में भी देखने को मिल जाता है। यानी स्टेबल में जो पेन था वो तब देखने को मिल रहा था जब आप लोग कुछ फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो पेन है वो यहाँ पे रेस्टिंग की कंडीशन में ही देखने को मिल जाता है। नाउ इट जनरली नॉट रिलीव्ड बाई रेस्ट और मेडिसिन। देखो यहाँ पे चूंकि ये रेस्ट में ही हो रहा है तो यहाँ पे रेस्ट वगैरह करने से ये रिलीफ जल्दी नहीं होता है। और यहाँ पे जनरली अगर अनस्टेबल एंजाइना के मेजर कॉज की बात करें तो बिल्डिंग ऑफ प्लैक अलोंग द वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज वन ऑफ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ अनस्टेबल एंजाइना। यानी वही चीज़ है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके यहाँ पे क्या होगा, जो भी आर्टरी है वहाँ पे प्लैक का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। और वेरिएंट एंजाइना की बात करें तो द पेन ऑफ वेरिएंट एंजाइना अकर्स एट रेस्ट ड्यूरिंग नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग आवर्स। यानी वेरिएंट एंजाइना में देखो यह जो पेन है वो मतलब लेट नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, तो इस टाइम में देखने को मिलता है। इट्स अ रेयर टाइप ऑफ एंजाइना कॉज्ड बाय स्पैज्म इन ब्लड वेसल्स। स्पैज्म मतलब वही चीज़ है कि हमारी ब्लड वेसल्स थोड़ा सा यहाँ पे नैरो हो जाती हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जब भी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं तो हमें जो है वेरिएंट एंजाइना देखने को मिलता है। तो ठीक है, अगर हमारा एंजाइना आ गया तो आप लोग को थोड़ा सा इतनी चीज़ें ऐड कर देनी है वहाँ से। और अगर मान लो आप लोगों से मायोकार्डियल इन्फेक्शन पूछ लिया तो यहाँ पे आप लोग को जो है ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है, तब आप लोग को ये एंजाइना वाला पार्ट नहीं लिखना है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर मान लो आप लोगों से डायरेक्टली पूछ रहा है तो सबसे पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन में उतना ही लिखना है और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे इतना ऐड कर देना है। अच्छा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मेनली क्या होता है, जो भी हमारी हार्ट की मसल्स हैं वहाँ पे उसकी सेल डेथ होना शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी कि नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, सेल डेथ। तो जो भी हमारी हार्ट मसल्स हैं या फिर ब्लड वेसल्स की मसल्स हैं वहाँ पे जो है हमें सेल डेथ देखने को मिलने लग जाती है। तो ये हमारा इसका कुछ मेजर रीजन होता है। बाकी कॉजेज और मैकेनिज्म इसका भी बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे भी जो भी हमारा ब्लड वेसल्स है वहाँ पे हमारे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, हमारे हार्ट में। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज मेनली 2 टाइप्स। अब देखो ये हमारे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है ट्रांसम्यूरल और दूसरा होता है नॉन ट्रांसम्यूरल। तो ट्रांसम्यूरल की बात करें तो इन दिस द अफेक्टेड मसल सेगमेंट अंडरगोज नेक्रोसिस दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम थ्रू मायोकार्डियम। देखो ध्यान से समझना, हमारी जो हार्ट है तो हार्ट की वॉल में यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं। सबसे इनर वाली होती है एंडोकार्डियम, ठीक है, बीच वाली होती है मायो और लास्ट वाली होती है हमारी एपी। सो यहाँ पे होता क्या है, जो हमारा जो भी हमारा नेक्रोसिस यानी जो सेल डेथ है वो हमारी एंडो से शुरू होती है और हमारे एपी तक पहुँच जाती है मायोकार्डियम के थ्रू होते हुए, ठीक है। लेकिन जो हमारा नॉन ट्रांसम्यूरल है इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो हमारा नेक्रोसिस का एरिया है वो हमारा एंडोकार्डियम यानी यहाँ तक ही या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मायोकार्डियम तक ही पहुँच, हमारा एपिकार्डियम तक हमारी सेल डेथ नहीं पहुँचने को पाती है। तो ये हमारे कुछ मेजर पॉइंट्स है। बाकी इसके बाद आप लोग को चाहे हमारा आपसे एंजाइना पूछे, चाहे हमारा इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन पूछे, चाहे एथेरोस्क्लेरोसिस पूछे, चाहे इस्केमिक हार्ट डिजीज पूछे, अब आप लोग को बिल्कुल यहाँ से सेम चीज़ें लिख के आनी है। तो इटियोलॉजी में बात करें तो हमारा हाइपरटेंशन हो गया, लो ऑक्सीजन सप्लाई सबसे मेजर है, उसके बाद स्मोकिंग, एल्कोहल, ओबेसिटी, स्ट्रेस, डायबिटीज, इन्फ्लामेशन,
इन्फ्लामेशन, देखो इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना है। इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा मेजर रीजन हो जाता है हमारे इन सारे सेल जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पैथोजेनेसिस यानी मैकेनिज्म के बारे में। सो यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यहाँ पे देखो ये जो भी हमारे कॉजेज हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हाइपरटेंशन हो रहा है या फिर लो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है या फिर स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब की वजह से देखो कोई भी चीज़ है तो यहाँ पे उसके कॉजेज की वजह से तो होती है। तो ये सारे रीजन्स की वजह से मान लो अगर हमारी कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो इन सारे रीजन्स की वजह से होता क्या है, अल्टीमेटली हमारे इंजरी टू एंडोथेलियल सेल्स दैट लाइंस द ब्लड वेसल्स। देखो अगर हमारे ये जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हम लोगों ने देखे, इसकी वजह से होता क्या है, जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं तो इसके अंदर जो हमारी एंडोथेलियल हम लोगों ने अभी देखा, तो इसके अंदर की जो हमारी एंडोथेलियल टिश्यू है या फिर सेल्स हैं, क्योंकि देखो टिश्यू के अंदर अल्टीमेटली तो सेल ही होगी ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पे हो जाएगा इंजरी, ठीक है, इंजरी हो जाएगा। अच्छा देखो अगर मान लो यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स हैं तो यहाँ पे अगर इंजरी हो गई यानी डैमेज हो गया तो होगा क्या, हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे इन्फ्लामेशन चालू हो जाएगा या फिर हमारा कह सकते हो कि इम्यून रिएक्शंस चालू हो जाएंगी। देखो इन्फ्लामेशन में हम लोगों ने देखा था जब भी हमारी बॉडी में कुछ भी सेल इंजरी वगैरह होती है तो हमारा इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है। अब इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे होगा हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स, प्लेटलेट्स एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे हुआ क्या, हमारे अगर ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुई, इसका मतलब हमारी ब्लड वेसल डैमेज हुई। अब ब्लड वेसल जब डैमेज होती है तो क्या होता है, हमारा ब्लड क्लॉटिंग होना चालू हो जाती है। और ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, जब हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और वहाँ पे लिपिड या फिर प्लेटलेट्स का क्या होता है, एक्यूमुलेशन चालू हो जाता है। अब देखो जब ये एक्यूमुलेशन चालू होगा तो क्या होगा, हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा प्लेक का। देखो जैसे कि ये हमारी ब्लड वेसल्स है, अब मान लो ये यहाँ पे हो गई डैमेज। अब यहाँ पे डैमेज को ठीक करने के लिए हमारा जो है क्या हुआ कि जो भी हमारे प्लेटलेट्स वगैरह थे वो यहाँ पे इकट्ठा होना चालू हो गए, ठीक है, इकट्ठा होना चालू हो गए। अब देखो आई होप कि ब्लड क्लॉटिंग आप लोगों ने देखा था तो पता होगा, यहाँ पे देखो इसी तरह से मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स और लिपिड्स हमारे कुछ इकट्ठा हो गए, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे क्या किया, इस ब्लड क्लॉटिंग को सही करने का काम किया। लेकिन देखो ब्लड क्लॉटिंग तो ये लोग सही करने लगे, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग सही करते करते यहाँ पे प्लेक का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो ये जो हमारा प्लेक है, अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा हमारे जो भी हार्ट है उसके अंदर, ठीक है। और जब हमारे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई। अब जब हमारे हार्ट तक ब्लड ही नहीं पहुँच पाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे हमारी जो हार्ट मसल्स हैं उनके अंदर हमारे कुछ पेन रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे स्टिमुलेट मतलब एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब एक्टिवेट होंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई जैसे ही होगी उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से अल्टीमेटली हमें जो है एंजाइना पेक्टोरिस यानी चेस्ट पेन देखने को मिल जाएगा या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी सेल डेथ चालू हो जाएगी। और एथेरोस्क्लेरोसिस, देखो एथेरोस्क्लेरोसिस का तो मेन मतलब ही है यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेक का इकट्ठा हो जाना। तो यही हमारा सबसे मेन रीजन तो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस का यही होता है। तो ये सारे देखो इस तरीके से हमारी काफ़ी सिंपल सी चीज़ें थी। और बाकी सिम्टम्स की बात करें तो बिल्कुल वही है, हमारा चेस्ट पेन, फटीक, एंजाइटी, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बिल्कुल सेम, ठीक है। जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं सब में बिल्कुल सेम, कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल सेम, हार्ट अटैक, हार्ट फेलर, किडनी फेलर, आई प्रॉब्लम, वेरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बिल्कुल सेम। ट्रीटमेंट की बात करें तो वही चीज़ है, एक्सरसाइज। अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, नो टोबैको, नो अल्कोहल, हेल्दी लाइफ स्टाइल। और फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो एंटी कोगुलेंट्स। अच्छा देखो एंटी कोगुलेंट्स हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जब ब्लड क्लॉट हो रहा है, ठीक है, तभी तो यहाँ पे हमारे प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ हमारे एंटी कोगुलेंट्स एजेंट्स ऐड कर देते हैं, या फिर बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, वही चीज़ है। और वैसोडायलेटर्स, वैसोडायलेटर्स मतलब डायलेट मतलब क्या होता है, डायलेट मतलब होता है चौड़ा करना। तो यहाँ पे देखो हमारी ब्लड वेसल्स जब नैरो हो जाती हैं तो वैसोडायलेटर्स क्या करते हैं, इनको दोबारा से नॉर्मल शेप में लाने का काम करते हैं। तो ये सारी हमारी कुछ दवाएं हो सकती हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हमारा जो भी हार्ट की डिजीज है उनको सही कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगी, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।